सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, लेकिन आज जिस लेक्चर के लिए मैं आया हूं, मैं सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आज यदि मैं इस YouTube चैनल पर हूं और कहीं ना कहीं आज केमिस्ट्री के लिए मेरे लेक्चर को देखा जा रहा है और पढ़ा जा रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल होता है शिक्षक का। और ऐसे ही एक शिक्षक जो हमारी लाइफ में आज से कई साल पहले, लगभग मैंने अपनी जो 12th है वो 96-97 में किया है, और उस समय एक शिक्षक हमारे जीवन में आए। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज का वीडियो मैं उस शिक्षक को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। तो रेस्पेक्टेड दास सर, एट फर्स्ट सबसे पहले तो आपका मैं सादर चरण स्पर्श करना चाहूँगा, और इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगा। और आपने हमारे जीवन में आकर जिस प्रकार से एक छोटे से गांव में परसवाड़ा में केमिस्ट्री हमें पढ़ाई थी, आज हम उसे याद करते हैं और दिल से आपको मानते हैं, और हमेशा हम तब तक मानते रहेंगे जब तक हमें सांस होगी। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी दी हुई शिक्षा आज हमें काम आ रही है। और मैं अपने बच्चों को भी ये बताता हूँ कि वास्तव में एक शिक्षक क्या होता है, क्योंकि एक छोटे से गांव में एक शहर जबलपुर जैसे शहर से आकर यहाँ पर एक शिक्षक, और शिक्षक वो भी गवर्नमेंट स्कूल में होने के बावजूद, उन्होंने जिस प्रकार से हमें मोटिवेट किया और एक एक बारीकियों को समझाया, वरना हमें नहीं समझ आती थी कि केमिस्ट्री क्या है। लेकिन केमिस्ट्री का अगर हम में रोल है और कहीं पावर है, तो सर निश्चित रूप से हम तहे दिल से, मैं खुद आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मानता हूं, और इसीलिए आज मैं इस वीडियो को मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूं। और उम्मीद है आपके द्वारा दी हुई शिक्षा का एक एक कण और प्रयास करूंगा कि कहीं ना कहीं उससे भी बेहतर, हालांकि गुरु से बेहतर हम नहीं हो सकते हैं, पर हम जानते हैं कि गुरु जरूर चाहता है कि मेरा जो बेटा है, मेरा जो शिष्य है, वो मेरे से भी बेहतर करे। तो उम्मीद करता हूं, और साथ ही बताना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में हमारे जो सम्माननीय दास सर जी हैं, वो डिंडोरी जिले में अमरपुर में सक्का में हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पे अभी वो प्रिंसिपल हैं। और यदि ये वीडियो उस स्कूल के बच्चे यदि कभी देखें, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप भी बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको दास सर जैसे प्रिंसिपल मिले हैं, और निश्चित रूप से आप उनसे केमिस्ट्री का टॉपिक जरूर पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सबका भी मेरा साथ होगा मेरे यूट्यूब चैनल डीसी राठौर पर। और मैं अब स्टार्ट करता हूं अपना ये लेक्चर। अब देखते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, जो हमारे फर्स्ट पार्ट हो चुका है, जिसमें हमारे 28 लेक्चर थे और 2 और होंगे 30 लेक्चर। ये हाइड्रोकार्बन का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। और हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ये ध्यान रखना है, आज जो मैं आपके सामने ले आया हूं, ये आप कितने भी बड़े कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्यों ना चले जाएं, आप नीट में जाएं, भविष्य में कभी केमिस्ट्री से हो सकता है कि आप नेट का भी पेपर देंगे एमएससी करने के बाद, तो उस लेवल की चीज भी यहां पर शामिल है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी किसी पदार्थ को लिया जाता है, उसके बारे में कैसे आप स्टडी करेंगे। तो उसके लिए हमेशा ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो भी सब्सटेंस लें, जैसे कि मान लें आज मैंने एक सब्सटेंस लेने का प्रयास किया है, एल्केन। तो सबसे पहले तो आपको इसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, इसके नामकरण के बारे में मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ अब स्टार्ट होता है मेकिंग प्रिपरेशन, एमपी यानी मेकिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अभी एक एल्केन एग्जांपल है, कुछ भी हो सकता था। मेकिंग प्रिपरेशन का मतलब होता बनाने की विधियां, और बनाने की विधियां की पूरी लिस्ट आपके माइंड में सेट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट होते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन। यानी सबसे पहले तो आपको नामकरण के साथ साथ एमपी मतलब मेकिंग प्रिपरेशन, बनाने की विधि बननी चाहिए। फिर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी मालूम हो, फिर आपको केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस मालूम हो, और फिर आएगा उसका यूज। भैया इसका कोई ना कोई तो यूज होगा यदि हमने बनाया है तो, और यदि हमने उसे बनाया तो यूज, और इसके मेरिट और डीमेरिट। मेरिट का मतलब क्या फायदे हमें मिल सकते हैं, और डीमेरिट का मतलब कि क्या उसका नुकसान हमें है। यानी कहने का महत्व है, मतलब कि यहां पर हम देखेंगे क्या, मेरिट और डीमेरिट, मेरिट एंड डीमेरिट। और कभी कभी इसका इंपॉर्टेंस यानी महत्व, कभी कभी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका इंपॉर्टेंस बिल्कुल हटके होता है,
तो वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमको मालूम होना चाहिए। इन बिंदुओं के आधार पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक को लेना है। तो आज हम लेने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक है? एल्केन। हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन लेकर जाएंगे और एल्केन में जिन बिंदुओं को मैंने आपसे लाइन से बताया है, इस आधार पर ये मेरे लेक्चर्स होंगे, जिसमें आज का जो लेक्चर है वो मेल्केन के कंसेप्ट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देख चुका है, इसके नामकरण के बारे में सारी बातें, फिर भी एक हल्की क्लिपिंग में 2 मिनट की दूंगा इसमें। उसके बाद हम चलेंगे इसके मेकिंग प्रिपरेशन पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं एल्केन। तो एल्केन की यदि हम बात करते हैं तो इसके पहले हमने इसमें काफी डिटेल पढ़ा है। एल्केन वास्तव में ये क्या है? एक फर्स्ट पॉइंट ये है हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है ये है संतृप्त। संतृप्त का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन की श्रृंखला होगी तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होंगे? एकल बंध होंगे, ठीक है। अच्छा, एल्केन के हम सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2n+2 ये इसका सामान्य सूत्र होगा। साथ ही साथ इसमें हम ये बात जानते हैं कि n = 1 2 3 डैश डैश यदि हम यूज करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहां CH4 C2H6 C3H8 डैश डैश मिलेगा। ये लास्ट लेक्चर में ये बातें क्लियर हो चुकी हैं, केवल मैं आपको क्लिपिंग दे रहा हूं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। अब यहां समझना यह है, ये एक सजातीय श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है? ये सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी में आपको मैंने अब बताया था कि सजातीय श्रेणी कैसे है। इनमें आप देखेंगे इसका परमाणु भार कितना होगा? कार्बन का कितना होता है? 12, और इसका 1 12 4 16, इसका क्या होगा? 12 दूनी 24 और 6 कम 6 कितना हुआ? 30, इसका 44। परमाणु भार में कितने का अंतर आ रहा है? तो क्रमागत सदस्यों के परमाणु भार में 14 का अंतर, और क्रमागत सदस्यों में ऐसे अगर कहा जाए तो CH2 का अंतर है। आप देखें CH4 में यदि हम नॉर्मली CH2 जोड़ते हैं, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं जोड़ा जाता, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। 2 कार्बन है H6, फिर आपने CH2 जोड़ा, 2 और 1 3 कार्बन है H8। देखिए अगला सदस्य आते जाएगा, जैसे जैसे आप CH2 ऐड करते जाएंगे अगला सदस्य आते जाएगा। और यहां श्रेणी शब्द वास्तव में गणित का होता है। श्रेणी का मतलब ये है कि 2 4 5 पद अगर आपको शुरू के मालूम हो तो आप आगे के पदों को भी ला सकते हो, तब उसे श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। और इसका सेपरेट लेक्चर देखा है आपने। लेकिन आज जो हमारा टारगेट है वो एल्केन का डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो है एल्केन बनाने की विधि। तो ये एक नॉर्मल मैटर है कि आपके माइंड में सेट हो कि एल्केन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, कैसा है, संतृप्त है। दैट मीन कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, सामान्य फार्मूला मालूम हो, ये सजातीय श्रेणी है। क्रमागत सदस्यों में 14 परमाणु भार का अंतर है और क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको बनाने की विधियां। अब बनाने की विधि के लिए एक लिस्ट आपको पहले माइंड में सेट करना पड़ेगा। इसके लिए किस किस से बना सकते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी अब आपके अंदर मानसिकता भी होनी चाहिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बनाना है, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। फिर है एल्किल हैलाइड से। स्टेप टू स्टेप एक एक का एक्सप्लेनेशन होगा। एल्किल हैलाइड के अंदर भी इतने केमिकल रिएक्शन है। अब सेकेंड नंबर में हमने एल्किल हैलाइड दिया है, तो ये जो R21 है, मतलब ये जो R2 है, यानी एल्किल हैलाइड से बनाना है। 2,1 मतलब 2 का पहला तरीका, 2 का दूसरा, यानी एल्किल हैलाइड बनाने का पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा, पांचवा से 8 तरीके। ऐसे ही R3 ये बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल से। R4 यानी Al4C3 से।
R5 दैट मीन एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल से। लेकिन ये स्टेप टू स्टेप आप देखेंगे, जब ये लेक्चर एंड हो जाएगा आपको ये लिस्ट भी याद हो जाएगी और इसका सॉल्यूशन भी बनने लगेगा। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल नियम के साथ आप मैथ्स की तरह सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप उसको बेहतर कर पाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टेप टू स्टेप करना कैसे है, लेकिन करने के पहले हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी, देखें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। तो हम यहां आंसर शीट तैयार करते हैं। इसकी आंसर शीट पहले हमने लिख लिया, ये पहले है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। अब समझने वाली बात यह है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हम ये जानते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पुश पुश बस। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अब हमें बनाना है एल्केन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, पहले यह समझ लें। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बंध होता है वो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि यहां R C डबल बॉन्ड C, ये हुआ आपके पास में। अब आप सोच रहे होंगे सर ये R क्या है। तो ये R जो है कार्बन की श्रृंखला है, वो कितनी भी हो सकती है। यहां पर हाइड्रोजन हम लिख सकते हैं, वो भी एक एग्जांपल होगा, लेकिन यहां पे और भी कार्बन की श्रृंखलाएं हो सकती हैं। लेकिन डबल बंध का होना इस बात को बताता है कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर यहां ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी, जैसे RC, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता। अब बात आती है इनसे कैसे बनाया जाएगा। आपका फर्स्ट पॉइंट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि हम एल्केन बनाना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, और यदि नहीं होता है तो उसे हटाना होगा। और वो कैसे हट सकता है, हम ये बात जानते हैं, यदि इन दोनों में हम क्रिया करते हैं हाइड्रोजन की, तो ऐसी सिचुएशन में जब हम हाइड्रोजन की क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन यहां आकर के योगात्मक क्रिया करेगा, और जब वो योगात्मक क्रिया करेगा तो निश्चित रूप से RC यहां देखें H और यहां दो H तो पहले से थे, ये दो हाइड्रोजन है, एक इस कार्बन पर एक इस कार्बन पर आकर योगात्मक क्रिया करेगा, और ये योगात्मक क्रिया जैसे ही करेगा तो जो डबल बंध है अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस कार्बन की भी संतुष्टि हो गई 4 बंध से, इस कार्बन की भी संतुष्टि हो गई 4 बंध से, तो बन चुका। अब इसकी यदि हम बात करते हैं, इसमें क्या होगा, हमें 2 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगेंगे, मतलब 4 लगेंगे, क्योंकि एक एक यहां जोड़ने से एक बंध कैंसिल होगा, फिर एक और जोड़ना पड़ेगा। सीधा कहने का मतलब है RC 2 हाइड्रोजन ऊपर और इसमें भी 2 हाइड्रोजन, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में और हमें प्राप्त होंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब लेकिन यहां ध्यान रखना है, यहां उपस्थिति जो है वो होगी निकिल, प्लेटिनम या प्लैटिनम, पैलेडियम। यहां जो उत्प्रेरक है वो है निकिल, प्लैटिनम और निकिल बहुत ज्यादा यूज होता है हाइड्रोजन की क्रिया में। अब निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से जो योगात्मक क्रिया है ये कहलाता है क्या, हाइड्रोजनीकरण। इसमें जो है वो वनस्पति घी का निर्माण होता है, लेकिन ध्यान रखना यहां पर आप CH4 नहीं बना पाएंगे, यहां पे मिनिमम इस रिएक्शन से एथेन या उससे आगे के एल्केन प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने क्या किया है, हाइड्रोजनीकरण। किसकी उपस्थिति में, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति में, निकिल की उपस्थिति में। अब ये भी आप कह सकते हैं जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो तेल कहलाते हैं। इसका मतलब तेल का हाइड्रोजनीकरण किया है आपने और वनस्पति घी प्राप्त किया है। ठीक है, अब बात को समझना है, इसे और किस नाम से जाना जाता है,
इसे जाना जाता है सेबेतिये या सेंड्रस, इन अभिक्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले कंसेप्ट में, और वो है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से कैसे हम एल्केन बनाएंगे ये हम देखेंगे। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है, यह हमारा है आंसर नंबर 2 से, यानी हम बनाने जा रहे हैं एल्किल हैलाइड से। और एल्किल हैलाइड कहने का मतलब RX, यहां R एल्किल समूह है और X जो है वो हैलाइड समूह है, हैलोजन समूह है। और ये जो X है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आंस्टेटीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब बात आती है, ये आंस्टेटीन भी है, लेकिन आंस्टेटीन एक धातु के रूप में है, ठीक है। तो यहां फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये मतलब होंगे आपके कैपिटल X के। अब समझना यह है कि इसे हैलाइड क्यों कहा गया है, क्योंकि यदि हम देखें इसके मोस्टली जो है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मिलते हैं समुद्री लवण में, और समुद्री लवण को हेलस कहा जाता है ग्रीक भाषा में, और उस हेलस से बना है हैलोजन, तब जाके ये हैलाइड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और बात आती है, इसे एक कंफ्यूजन हम दूर रखें, हैलोजन और हैलाइड ये कंपेयर करें। कभी हो सकता है हम हैलोजन कहते हैं, कभी हम हैलाइड कहते हैं, तो बात समझना, आखिरी में किसी में ड आया है मतलब वो ऋण है। ये केमिस्ट्री के नामकरण के रूल्स हैं। जैसे कि अगर नाइट्रोजन में 3 माइनस है तो आप कहते हैं नाइट्राइड, O पे डबल माइनस है ऑक्साइड, ठीक है, S डबल माइनस है सल्फाइड, ऐसे ही ये है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये केमिस्ट्री के कुछ पहलू हैं जो आपको यहां पे मालूम होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस एल्किल हैलाइड से कैसे बनाना है। अब हम देखते हैं कि जो एल्किल हैलाइड से कैसे बनाना है। तो एल्किल हैलाइड कहने का मतलब आपके पास है RX, ठीक है। अब समझना यह है कि एल्किल हैलाइड से बनाने की बहुत सी विधियां हैं, उनमें सबसे पहली हम लेके चल रहे हैं वुड्स। अब इसकी स्पेशली जो विधि है वो है वुड्स। अब बात आती है वुड्स अभिक्रिया में करना क्या है। तो वुड्स अभिक्रिया में सबसे पहले तो आप एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेके चलें। यहां पर लें शुष्क ईथर, और यहां क्रिया करा दें किसकी, सोडियम चूर्ण की। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम यहां सोडियम की क्रिया कराते हैं तो होगा क्या, ऐसी स्थिति में ये प्लस होता है और ये होते हैं माइनस। तो निश्चित रूप से प्लस और माइनस से अट्रैक्ट होंगे, हम इसके 2 मॉलिक्यूल ले लें। अब एक इसके पास, एक इसके पास है, निश्चित रूप से ये NaX के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। लेकिन जैसे ही ये बनते हैं तो यहां पर ये पार्ट और ये पार्ट हो जाएगा खाली, और जैसे ये खाली होते हैं तो निश्चित रूप से R R आप जुड़ जाएगा और यहां प्राप्त होंगे आपको एल्केन। अब एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, हम लेकर चलें CH3Cl प्लस सोडियम चूर्ण, फिर हम ले लें Cl CH3 और यहां पे शुष्क ईथर, और इसके 2 मॉलिक्यूल लें तो निश्चित रूप से इतना जो भाग है ये बनाएगा 2NaCl प्लस CH3 के जो बचे हुए पार्ट हैं वो लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या आप लिख सकते हैं एक साथ C2H6, और इस प्रकार से आपको बना एथेन। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मेथेन बनाना हो तो क्या करेंगे। आप इस अभिक्रिया से आप मेथेन को नहीं बना पाएंगे, ठीक है, आप मिनिमम इसमें एथेन या उससे अधिक के युग को बना पाएंगे। और दूसरी बात यह है, यहां पर कभी भी
विषम कार्बन वाले नहीं बनेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 सम कार्बन संख्या वाले एल्केन आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वुड्स अभिक्रिया क्या है? तो वुड्स अभिक्रिया में अब टेक्निक सीखिए। वुड्स अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब सोडियम चूर्ण की क्रिया कराई जाती है तब एल्केन प्राप्त होते हैं। और ये आपका हुआ ग्रुप रिएक्शन और ये हुआ सेपरेट एग्जाम्पल के रूप में रिएक्शन। ये है आपका वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, अब इस वुड्स अभिक्रिया में ये जो आप देख रहे हैं R2 के अंतर्गत R21 है, ये जो अभिक्रिया है R21 है, मतलब एल्किल हैलाइड से बनाने की जो क्रियाएं हैं हमने उसे R2 नाम दिया है और R21 का मतलब उसमें पहला प्रकार वुड्स। इसी अभिक्रिया में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ध्यान रखेंगे, यदि मैं यहां इसको हटा करके यदि मैं जिंक कर देता और सारी चीजें वैसे ही रहती, CH3Cl प्लस जिंक प्लस CH3Cl, तो ऐसी स्थिति में एक अकेले जिंक पर डबल प्लस होता है तो ये दोनों क्लोरीन को एक साथ निकाल सकता था और तब भी बनता CH3 प्लस ZnCl2, तब भी यहां एल्केन बना है। इस रिएक्शन में जहां मैंने सोडियम लिया है वहां यदि मैं जिंक लेता हूं, लेकिन शुष्क ईथर को अवेलेबल नहीं कराना है आपको। ठीक है, इसका मतलब एल्किल हैलाइड पे यदि आप जिंक की क्रिया करते हैं तब भी एल्केन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया का भी एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का जो नाम है वो है फ्रैंकलैंड। इसे ऑलरेडी सबमिट किया गया है R27 में, देखेंगे फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो बात समझें, ये जो सॉल्यूशन है वो R27 का होगा, जब उस स्टेज में आएंगे तो हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, अब आप देखें फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को आप कैसे लिखेंगे नोट्स में। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया तब आप लिखेंगे जब एल्किल हैलाइड पर जिंक चूर्ण की, सोडियम के स्थान पर जिंक, जब एल्किल हैलाइड पर जिंक चूर्ण की क्रिया की जाती है तब एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं।